हाँ तो बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर को एक्चुअल में स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है, लॉग एंटी लॉग, है ना। ये जो चीजें अपने को सीखनी पड़ेंगी, जो अपने बहुत फ्रीक्वेंटली काम आएंगी इस चैप्टर में, तो अपन उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लॉग एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, और इसका मतलब क्या होता है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वैल्यूज अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। लॉग सभी को पता है, लॉगरिथम मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना। जैसे लॉग ऑफ 1 अगर आपको लेना है तो लॉग ऑफ 1 का वैल्यू होता है 0। नंबर 2 लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 का वैल्यू होता है 0.3010, लेकिन 0.3 से अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 3 लॉग 3 की वैल्यू, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771, लेकिन आप इसको अप्रोक्सीमेटली 0.48 यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4 पे लॉग 4 को मैं स्किप कर रहा हूं। लॉग 5 की वैल्यू, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.699, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.7 यूज कर सकते हो, क्योंकि अपने को कैलकुलेशंस इजी बनानी है, ठीक है ना। नंबर 5 लॉग 6 को मैं स्किप कर रहा हूं। लॉग 7, लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.84, ठीक है ना। लॉग 8 को मैं स्किप कर रहा हूं, लॉग 9 को स्किप कर रहा हूं। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, और नंबर 7 पे लॉग 11 की वैल्यू होती है 1.04, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज अपने को बेसिक वैल्यूज हैं जो अपने को ध्यान रखनी होंगी। जैसे क्वेश्चन में अपने को हो सकता है गिवन भी, हो सकता है ना भी गिवन, अगर नहीं भी गिवन है तो अपने को अपनी तरफ से ये चीजें यूज करनी है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यूज अपने को ध्यान रहनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बीच में कुछ कुछ स्किप किया है। 1 2 3, उसके बाद 4 स्किप कर दिया, फिर 5 है, फिर 6 स्किप कर दिया, फिर 7 है, फिर 8 9 दोनों स्किप कर दिए। तो इनकी वैल्यूज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, इनकी वैल्यूज, अगर ये वैल्यूज ध्यान है तो इनकी वैल्यूज आप ध्यान अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे? यूजिंग लॉग की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको सीख लो। तो थोड़ा सा पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, है ना। लॉगरिथम को शॉर्ट में अपन लॉग बोलते हैं ना। तो इस लॉग के क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं भाई, है ना। बेसिकली इसकी कौन कौन से फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं, कुल मिला के कहानी ये है। तो क्या क्या फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ध्यान देना भाई। इधर पहला फॉर्मूला है, अगर कहीं पे आपके पास ऐसा लिखा हुआ है log m इंटू एन, जहां पे m और n क्या है, सिंपली दो संख्या है। मान लो ऐसा लिखा हो log 2 गुणा 3, ठीक है ना। तो m और n का मान 2 और 3 हो गया बेसिकली। तो m और n कोई भी दो संख्या है तो आप इसको एक्सपांड करके ऐसा लिख सकते हो, log m प्लस log n। क्लियर है बात? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है बात? ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है log m बटा log n, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी और क्या यूज कर सकते हैं, अगर कहीं पे आपके पास ऐसा लिखा हुआ है log x की पावर में y, है ना। जहां पे भी एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी log लिखा हुआ है इसका बेस हमेशा 10 होता है, ये अंडरस्टूड है। उस 10 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ log x एक संख्या है, y भी एक संख्या है इसकी पावर में, तो पावर को आप आगे ले सकते हो log की प्रॉपर्टी में, तो इसको लिख सकते हो y इंटू log ऑफ x। क्लियर है बात? ठीक है ना। नंबर 4, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 10 की पावर में log x, ठीक है ना, 10 की पावर में log x, तो इस log का बेस कितना होता है बेटा? 10। तो ये log 10 की पावर log 10 रेज़ टू पावर x, तो इसका पूरे का मान कितना हो जाता है? ये सारी चीजें, ये चीज हटा के क्या कर दो, सिंपली x लिख दो, ठीक है ना। तो इसका मान क्या हो जाता है? x हो जाता है। ये log की बेसिक 4 फॉर्मूले हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, है ना। इनके आधार पर अपन सारी कैलकुलेशन अब कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देना। अच्छा, यहां पे मैं कुछ गलती अपन करते हैं, मैं उनको भी मेंशन कर रहा हूं, ध्यान रखना, है ना। क्या करते हैं अपने पास इधर log m इंटू एन, यहां पे गुणा का चिन्ह है,
यहां पे प्लस का चिन्ह है। कई बार क्या होगा अपने पास ऐसा लिखा होगा, सॉरी, कई बार आपके पास हो सकता है ऐसा लिखा हो कि log m प्लस n, और इसको भी आप log m प्लस log n लिख दोगे, है ना। तो ये चीज क्या है, ये चीज गलत है, ये चीज क्या है, गलत है। ध्यान देना इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे गुणा का चिन्ह है, यहां पे प्लस का साइन है, तो ये चीज आप नहीं कर सकते, है ना। यहां पे भी क्या करते हैं, कई बार ऐसा लिखा होता है log m माइनस n, पूरी संख्या का, है ना, इसको अपन क्या लिख देते हैं, log m माइनस log n लिख देते हैं, है ना। ये भी बात क्या है, ये गलत है, ठीक। ध्यान देना ये गलतियां हैं जो रेड से मैं लिख रहा हूं, ये गलतियां अपन जनरली करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो इन दोनों फॉर्मूले में ये चीज का विशेष ध्यान अपने को रखना है कि भाई ये वाला रूप गलत है, ये वाला रूप गलत है, इस फॉर्मूले को आप इस हिसाब से यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहां पे log m माइनस n है, दोनों संख्याएं पहले घटाओ उसके बाद log लो, यहां पे दोनों संख्याओं को पहले जोड़ो उसके बाद log लो, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा। क्लियर है बात, ठीक। अब इस पे कुछ अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले मैंने आपको यहां पे 4 की वैल्यू मिस करवाई, यहां पे 6 की वैल्यू मिस करवाई, यहां पे 8 और 9, तो इनकी वैल्यूज अपने को कैलकुलेट करनी है अब, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज अपने को ध्यान रखनी है ना। उसके बाद अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे को log 4 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, log 4, तो log 4 की वैल्यू डायरेक्टली याद नहीं है अपने, लेकिन अपने को यह चीज जरूर पता है कि log 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है ना। अब अपने को पता है कि log की प्रॉपर्टी है कि log ऑफ कोई भी संख्या की पावर में कोई संख्या होती है तो उस पावर को अपन कहां ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं। यहां पे 2 है पावर में, इस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, आगे ले सकता हूं, तो 2 गुणा क्या हो गया ये log 2। अब बताओ log 2 का मान अपने को पता है क्या, कितना होता है 0.3, तो 0.3 इंटू 2 ये कितना हो गया 0.6 हो गया। तो इस प्रकार अपन इन्हीं 4 प्रॉपर्टी को, इन्हीं 4 फॉर्मूलों को यूज करके जो वैल्यूज अपन ने मिस करी है उनका मान अपन निकाल सकते हैं। इसी टाइप से जैसे अगर मान लो log 6 का मान अपने को निकालना हो तो 6 को क्या लिखूं, ऐसी संख्याओं के मध्य तोड़ो जिनका मान आपको पता हो, तो 6 होता है 2 इंटू 3, ठीक है ना, log 2 इंटू 3। अब log 2 का भी मान मेरे को पता होता है, log 3 का भी, और log m इंटू n, अगर दो संख्याओं का गुणनफल का log ले रहे हो आप तो उसको क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n लिख सकते हो। तो यहां पे इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, log 2 प्लस log 3। क्लियर है बात। अब log 2 का भी मान अपने को पता है 0.3 और इसका भी मान पता है 0.4771 होता है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले रहे हैं अपन 0.48, ये कितना हो गया 0.78। क्लियर है बात। इसी टाइप से आप log 8 और log 9 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसको मैं हटा दे रहा हूं, log 8 और log 9 की वैल्यू तो पहले आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो फिर वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। तो log 8 की वैल्यू 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 8 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 4 गुणा 2 भी होता है, और 4 की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। या फिर इसको आप लिख सकते हो log 2 की पावर 3 ही क्या होता है 8 होता है, पावर कहां जाती है बेटा आगे, तो 3 गुणा log 2, log 2 का मान पता है कितना होता है 0.3 होता है, तो ये कितना हो गया 0.9 हो गया। समझ में आई बात बेटा, ठीक है ना। अगला उदाहरण बेटा क्या है, log 9, अगर log 9 कैलकुलेट करना है तो बेटा log 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, 3 3 9 होता है, 3 गुणा 3, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई 9 जो होता है वो होता है 3 का स्क्वायर, तो इस पावर 2 को फिर से आगे ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू log 3। log 3 का मान अपने को सभी को पता है कितना होता है 0.48, तो ये लगभग कितना हो गया 0.96, 48 दूनी 96। तो इस टाइप से अपन 1 से लेके 11 तक log की वैल्यूज अपने को ध्यान में होनी चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है ना, कि सर log 0 तो आपने बताया नहीं, 1 से स्टार्ट कर दिया, है ना। तो log 0 ये परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का क्या मतलब है, आप केवल और केवल ऐसी ही संख्या का log ले सकते हैं जो संख्या 0 से बड़ी हो। 0 है तो भी उसका log नहीं ले सकते, ऋणात्मक है तो भी उसका log नहीं ले सकते। कहीं पे आपके पास लिखा हो ना log
-2 का log लो तो ये बात बिल्कुल गलत है, उसका log लिया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। log 0 भी परिभाषित एक तरह से नहीं है, log 0 को आप माइनस अनंत बोल सकते हो, ठीक है ना, और अनंत की कोई परिभाषा नहीं है। क्लियर है बात। तो बेटा log की प्रॉपर्टीज पे ही अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। जो फॉर्मूला अपन ने सीखे हैं उन्हीं की प्रैक्टिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया गया है यहाँ पे कि एक संख्या है a, इसका मान है 2 गुणा 10 की पावर 2, एक संख्या है b, इसका मान है 3 गुणा 10 की पावर 3, ठीक है। हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला है log a गुणा b का मान ज्ञात करना है, दूसरा है log b बटा a का मान ज्ञात करना है, तीसरा है log a प्लस b का मान ज्ञात करना है, चौथा है log b माइनस a का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहली चीज तो देखो यहां पे अपन पहला एग्जांपल ले लेते हैं, log a गुणा b का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहली चीज, सर a गुणा b लिखा हुआ है, इनको अलग अलग कर दो। क्या करें भाई, log a प्लस log b कर दिया, ठीक है भाई। अब उसके बाद a का मान रख दो, a का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर 2 और b का मान कितना है 3 गुणा 10 की पावर 3। क्लियर है बात सभी को, ठीक है भाई। अब उसके बाद इसका मान कैसे निकालें, बोला इसमें भी दो संख्या है, 2 गुणा 10 की पावर 2, दोनों को भी अलग अलग कर दो, कर देते हैं। log 2 प्लस log 10 की पावर 2 प्लस इसमें भी दो संख्या है, दोनों को अलग अलग कर दो, log 3 प्लस log 10 की पावर 3। क्लियर है बात, ठीक है। अब जो मान पता है उनको रखते रहो। log 2 का मान कितना होता है, सभी को पता है 0.3 होता है, इसका मान नहीं पता है। अभी क्या करें, इस पावर को आगे ले आओ, है ना, पावर में है संख्या तो पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा log 10, ठीक, प्लस log 3 का मान 0.48 प्लस अगेन log 10 की पावर 3, पावर को फिर से क्या करो आगे ले आओ, तो 3 गुणा क्या हो जाएगा ये log 10। बताओ log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान होता है 1, ठीक है ना। तो ये संख्या कितनी हो गई 0.3 प्लस 2 गुणा 1 कितना हो गया 2 प्लस 0.48 प्लस 3 गुणा log 10 का मान कितना होता है 1, तो 3 गुणा 1 कितना हो गया 3। अब इसको आप सिंपली जोड़ सकते हो, कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और ये 0.78 यानी कि 5.78। समझ में आई बात, ठीक है ना। इसका ही दूसरा तरीका और भी अपना सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो कि सर पहले मैं तो गुणा कर लूंगा इनको, उसके बाद मैं तो सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो यहीं से बोले a और b का मान रखूंगा मैं तो पहले, और फिर उनको आपस में पहले गुणा करूंगा, उसके बाद चीजें सॉल्व करूंगा 10 की पावर 3, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, अगर पावर समान, बेस समान हो 10 की पावर में 10 की पावर में और गुणा हो रहा तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्या हो गया ये log 2 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 5, यही हो गया। अब m इंटू n इंटू कोई तीसरी संख्या, तो सबको क्या कर सकते हैं अपन, प्लस का चिन्ह लगा के अलग अलग कर सकते हैं। क्या करें, log 2 प्लस दूसरी संख्या है log 3 प्लस तीसरी संख्या क्या है 10 की पावर 5, ठीक है भाई। log 2 का मान 0.3, log 3 का मान 0.48 प्लस पावर आगे आ जाएगी गुणा log 10, log 10 का मान कितना होता है 1, तो ऐड करो फिर से, आप क्या मिलेगा आपको 5.78। यानी तरीका कोई सा भी यूज करो आप, आंसर आपका दोनों जगह पे क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। आंसर डिफरेंट नहीं आ सकते, बस अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए कि अपन log के फॉर्मूले प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट, ठीक है। इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है अपने को, log b बटा a दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में log b बटा a दिया हुआ है, तो log b बटा a को कैसे सिंप्लीफाई करें भाई, तो पहले एक काम करें, log b और a का मान रख दें, या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर b बटा a m बटा n जैसा दिख रहा है, दो संख्याएं अलग अलग करो इनको, ठीक है भाई, अलग अलग कर लेते हैं लोग। तो log b माइनस log a, अब b और a का मान रखो, तो log b का मान है b का मान है 3 गुणा 10 की पावर 3 और a का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर 2, ठीक, अलग अलग कर दो m इंटू n, तो log 3 प्लस
log 10 की पावर 3 माइनस, ये पूरे का माइनस है, log 2 प्लस log 10 की पावर 2। ठीक है ना, यहां पे पूरे के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मान रख दो आप, ये हो गया 0.48, बताओ ये मान कितना हो जाएगा, 3 तो आगे आ जाएगा, log 10 तो कितना हो गया 3 माइनस log 2 का मान 0.3 प्लस ये 2 आगे आएगा, 2 log 10 बचेगा, log 10 का मान कितना 1, तो 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3.48 माइनस 2.3, कितना हो जाएगा बेटा ये 1.18। ठीक है ना, 2.3 या 2.30 एक ही बात है, जीरो लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात सभी को। और दूसरा तरीका, बी और ए दोनों का मान रख लो, पहले डिवाइड वगैरह कर लो, फिर जो संख्या बचे उसका log लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इसी टाइप से तीसरा पार्ट, ठीक है ना, इसी का जब तीसरा पार्ट अपन सॉल्व करते हैं तो तीसरे पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। ठीक, तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है अपने को, log a प्लस बी, तो log a प्लस बी लिखा हुआ है, log a प्लस log b लिख दूं क्या इसको। अगेन मैंने बताया था कि अपन ये गलती कर सकते हैं कि a प्लस बी लिखा हुआ है, उनको भी अलग अलग कर दिया है ना, बोला यहां प्लस था तो गुणा लगा के अलग अलग कर लेते हैं, या प्लस था तो प्लस लगा के अलग अलग कर लेते हैं, है ना। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो अपन करते हैं। अगर दो संख्याओं का योग लिखा हुआ है तो पहले उन दोनों को आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो पहले इसका मान कैलकुलेट करने से पहले आपको किसका मान कैलकुलेट करना पड़ेगा, a प्लस बी का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, a प्लस बी का मान कैसे कैलकुलेट करोगे, a का मान है 2 गुणा 10 की पावर 2 प्लस b का मान 3 गुणा 10 की पावर 3। ऐसी संख्याओं को कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। कॉमन कितना आ रहा है यहाँ पे 10 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, यहां पे कितना बचा 2 प्लस यहां पे कितना बचा 3 गुणा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब 10, तो ये कितना हो गया 30 और 2 32, तो ये कितना हो गया 32 गुणा 10 की पावर 2 हो गया। ठीक, यानी कि log a प्लस बी का मान कैलकुलेट करने का मतलब है कितना, log 32 गुणा 10 की पावर 2 का मान कैलकुलेट अपने को करना है। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि log m इंटू n लिखा हुआ है, तो log 32 प्लस log 10 की पावर 2। log 32 का मान कैसे कैलकुलेट करें, 32 तो अपने को पता ही नहीं है, तो 32 को फिर ऐसे संख्याओं के में तोड़ो जिससे अपने को जिनका मान अपने को क्या पता हो, ऑलरेडी पता हो। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 की पावर 5, और ये क्या है log 10 की पावर 2। पावर आगे आएगी 5 गुणा log 2 प्लस ये पावर भी आएगी तो 2 गुणा log 10। log 2 का मान सभी को पता है 0.3, log 10 का मान सभी को पता है 1, ये कितना हो गया 5 × 15, 1.5 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 3.5, 3.5। तो इस टाइप से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली चौथा पार्ट इसका b माइनस ए लिखा हुआ है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले b माइनस ए का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए भी क्या करोगे आप, पहले b माइनस ए का मान ज्ञात करोगे, उसके बाद ही आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, है ना। फोर्थ पार्ट अपन देखते हैं। ठीक, फोर्थ पार्ट log b माइनस ए, तो log b माइनस ए का मान ज्ञात तभी किया जा सकता है जब पहले अपने को किसका मान पता हो, b माइनस ए का खुद का मान पता हो। ठीक है ना, तो b माइनस ए पहले ज्ञात करना पड़ेगा बेटा अपने को। तो b माइनस ए कितना हो गया, b का मान है 3 गुणा 10 की पावर 3 माइनस a का मान है 2 गुणा 10 की पावर 2, कॉमन क्या आएगा 10 की पावर 2, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 30 माइनस ये बचेगा 2, कितना हो गया 30 माइनस 2 28, तो 28 गुणा 10 की पावर 2। ठीक, यानी इसका मान अपने को निकालना है 28 गुणा, b माइनस ए का मान कितना है एक्चुअली 28 गुणा 10 की पावर 2। ठीक, अलग अलग कर दो, तो log 28 प्लस log 10 की पावर 2। ठीक है ना, log 28 का मान कैसे निकालें, बोले 28 का तो बताया नहीं, तो 28 को अगेन क्या करो, ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिसका log का मान अपने को पता है। फॉर एग्जाम्पल 7 × 4, ठीक है ना, log
7 इंटू 4 कर सकता हूं मैं 28 को, क्योंकि मेरे को log 7 का भी मान पता है, मेरे को log 4 का भी मान पता है ना। और यहां पे पावर को आगे लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2 इंटू log 10। log 10 का मान कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को फिर से अलग कर दो, तो log 7 प्लस log 4 प्लस 2। log 7 की वैल्यू बोलो बेटा 0.84, log 4 की वैल्यू 0.6 प्लस 2। ये वैल्यूज आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी, है ना। 4 में अगर 4 की डायरेक्टली नहीं पता है तो अगेन 4 को फिर से आप 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको ऐड करो, ये कितना हो गया 2.0060 और 0.84 कितना हो गया 443। तो आंसर इज 3.44। क्लियर है बात सभी को, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन log की प्रॉपर्टीज का, log के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों log लेना अपन ने सीख लिया है, ठीक है ना। log की प्रॉपर्टीज में कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब log का ही उल्टा भाग एंटी log, ठीक है। ये भी एक तरह का मैथमेटिकल पार्टी है, ठीक है ना। log का ही उल्टा भाग एंटी log। एंटी log का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पहले मैं वो आपको समझा देता हूं। पहले मान लो ऐसा कहीं लिखा हुआ है, अपन ने एक संख्या x का log लिया और इससे अपने पास मान आया y, है ना। मतलब x का log लेने पर मान आता है y। तो इसी चीज को उल्टा कैसे लिखा जाता है कि ऐसा होगा कि जो y का अगर आप एंटी log लोगे, है ना, तो x बराबर क्या होगा, एंटी log ऑफ y, ठीक। यानी कि अगर किसी संख्या का log, किसी संख्या x का log y है तो y का एंटी log वापस क्या होगा, x होगा। क्लियर है बात। ये तो हो गई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, इस एंटी log का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखो इसी को मैं फिर से ले रहा हूं, अपने ने लिखा हुआ है कि log x बराबर क्या होता है, y। बताओ बेटा log का बेस कितना होता है, अपने को सभी को पता है 10 होता है। तो जब भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, मतलब अपने को मान लो x का मान निकालना हो तो x का मान हमेशा कैसे निकालेंगे, यहां पे जो भी बेस होगा, बेस log है तो हमेशा ही क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो इस बेस को कहां पहुंचाओ, इधर पहुंचाओ। लो भाई x बराबर बेस को इधर पहुंचा दिया। उसके बाद इधर जो भी संख्या लिखी हुई है उसको कहां पे पहुंचाओ, इस 10 के, इस बेस के पावर में पहुंचाना है। ये तरीका हो गया एंटी log सॉल्व करने का। यानी कि अब आपको मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है कि बताओ log x बराबर अगर 2 है ना, तो x का मान कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका बेस है 10, 10 को इधर पहुंचा दो तो x बराबर क्या हो गया 10, और इधर जो भी संख्या लिखी हुई है, धनात्मक ऋणात्मक जैसी भी संख्या लिखी हुई है उसको पावर में रख दो। तो 2, 10 की पावर 2 कितना होता है बेटा, 100 होता है। तो x का मान कितना होगा, 100 होगा। यानी कि 100 का log कितना होता है, 2 होता है। तो 2 का एंटी log क्या होगा, 100 होगा। क्लियर है बात सभी को, है ना। इसी टाइप से अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हो आपके पास कि भाई log x बराबर -1 लिखा हुआ है ना, log x बराबर -1 लिखा हुआ है, तो x का मान क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका बेस कितना है, 10 है। नहीं भी लिखा हो तो भी ये चीज अंडरस्टूड है कि log लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका बेस कितना है, 10 है। तो x बराबर क्या होगा, 10 को इधर पहुंचाएंगे और इधर पावर संख्या क्या लिखी है, -1। -1 को कहां पहुंचाएंगे, पावर में पहुंचाएंगे। 10 की पावर -1 को क्या मैं 1/10 लिख सकता हूं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/10, या इसको आप 0.1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात सभी को, है ना। तो ऐसे अगर सिंपल संख्याएं आपको दी गई हो तो उनका एंटी log लेने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम कहां पे आएगी, जब अपने को ऐसा दिया हो कि log x बराबर 1.3 है, log x बराबर 1.3 है, ठीक। तो x बराबर क्या होगा, 10 की पावर 1.3। अब पावर में 1.3 है, पावर 1, 2 ऐसा तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। 1 लगा हुआ तो 1 बार ही होगा, 2 लगा हुआ तो 2 बार संख्या को गुणा कर दो, 3 है तो 3 बार संख्या को गुणा कर दो। लेकिन पावर 1.3 है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या है, इस पावर को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। ध्यान देना, जहां पे जो संख्या लिखी हुई है ना, ये दशमलव वाली संख्या जो लिखी हुई है, इसको 2 भागों में तोड़ना है, जिनमें से एक भाग क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। एक भाग क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और दूसरा भिन्नात्मक भाग या फिर दशमलव वाला भाग ऐसा होना चाहिए जो किसी न किसी संख्या का क्या होता हो,
log होता हो। तो यहां पे 1.3 मेरे को दिख रहा है क्लियरली कि 1.1 है और दूसरा भिन्नात्मक भाग क्या हो जाएगा 0.3। मैंने 0.3 ही क्यों सेलेक्ट किया? मैंने 0.3 इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे को पता है कि log 2 का मान कितना होता है, 0.3 होता है। बेटा ये चीज ध्यान रखनी है, जो भिन्नात्मक संख्या यहां पे लेंगे वो भिन्नात्मक संख्या ऐसी सेलेक्ट करोगे जिसका log जो किसी ना किसी संख्या का log में मान होता है। ठीक, तो यही चीज यहां पे भी कर दो। तो x बराबर क्या हो गया 10 की पावर 1 प्लस 0.3। पावर्स को मैं तोड़ सकता हूं अगर धनात्मक जुड़ रही है तो 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा 0.3। अब log की चौथी प्रॉपर्टी अपने यहां पे काम आएगी। बताओ 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.3 को, ये तो 10 की पावर 1 10 हो गया, और 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं log 2 लिख सकता हूं? ठीक है ना। और log की चौथी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कि अगर कहीं पे 10 की पावर में log x लिखा हो तो उसका मान कितना हो जाता है x हो जाता है। तो 10 की पावर में log 2, तो 10 और log हट के क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, ये 20 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, ये कहां से लेके आए, ये इस वाले प्रॉपर्टी से लेके आए कि 10 की पावर log x का मान कितना होता है, x होता है। तो 10 की पावर log 2 का मान कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो जब भी आपके पास ऐसी संख्या आए तो वहां पे अपने को थोड़ा सा सतर्क होके चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इसी टाइप का। ठीक है ना, थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को। ठीक है भाई, अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है कि log x बराबर 10 की पावर नहीं माइनस 4.6, log x बराबर माइनस 4.6, क्या करें भाई, पूर्णांक और एक क्या होना चाहिए, भिन्नात्मक होना चाहिए। अब भिन्नात्मक संख्या जो है, दशमलव वाली संख्या जो है वो क्या सेलेक्ट करें भाई, यहाँ पे 0.6 दिख रहा है एक तो मेरे को, ठीक है ना, 0.6 दिख रहा है, और 0.6 किसका log होता है, 4 का log होता है ना। तो अपना काम हो जाएगा। तो अपन ये कर दे कि भाई log x बराबर -4 और -0.6, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, तभी ये -4.6 हो पाएगा। अगर आपने प्लस कर दिया गलती से तो ये क्या हो गया 3.4 हो गया संख्या का मान। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 को इधर भेजे तो x बराबर क्या हो गया 10 की पावर -4 माइनस 0.6, ठीक है ना। पावर्स को अलग अलग कर दो तो x बराबर क्या हो गया 10 की पावर -4 और 10 की पावर -0.6। 0.6 को क्या लिख सकते हो आप, log 4 लिख सकते हो। तो 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर माइनस साइन एज इट इज रहेगा इंटू log 4। क्लियर है बात यहां तक? अब ध्यान देना, यहां पे अपनी प्रॉपर्टी है 10 की पावर log x को x लिख सकते हैं। यहां पे 10 की पावर माइनस log x नहीं बोला है मैंने। तो अगर यहां पे माइनस साइन आ रहा है तो इस माइनस साइन का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और जुगाड़ क्या कर सकते हैं, यहां पे -1 को किधर भेज दूं मैं भाई, पावर को आगे ले सकते हैं तो पावर, इस संख्या को वापस पावर में भी तो भेज सकते हैं। तो यहां पे -1 को कहां भेज दो, उधर भेज दो। तो 10 की पावर -4 और 10 की पावर log और 4 की पावर क्या जाएगा यहाँ पे -1, यानी माइनस साइन उठ के कहां पे आ गया, इसके पावर में आ गया। ठीक है ना। अब 10 की पावर log x लिखा हुआ है तो इसका मान कितना हो जाएगा, log x ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 10 की पावर -4 गुणा, ये कितना बचेगा 4 की पावर -1, जिसको क्या लिख सकते हैं अपन 1/4 भी लिख सकता हूं। पावर -1 का मतलब उसको हर में ले आओ, तो इसका मान कितना हो गया 1/4 गुणा 10 की पावर -4। समझ में आई बेटा सभी को? ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन एंटी लॉग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो अपने इस चैप्टर में काम आएगी, इसलिए अपन इसको पहले थोड़ा सा सीख ले रहे हैं। ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो अपने इस चैप्टर में काम आएगी, इसलिए थोड़ा सा इसको अपन सीख ले रहे हैं। यहाँ पे इसको कई बार हो सकता है ऑप्शन में आपको ये ना मिले, है ना। ऑप्शन आपको किस टाइप का मिलेगा, इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं कि x बराबर अपने पास आया था 1/4 गुणा 10 की पावर -4। फिर क्या करते हैं लोग कि 1/4 ये भिन्नात्मक संख्या है ना, इस भिन्नात्मक को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/4 को क्या लिख सकता हूं मैं 0.25 लिख सकता हूं। तो हो सकता है ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिले, या फिर इस 0.25 को मैं 2.5 बनाना चाहूं तो पॉइंट को इधर खिसका रहे हैं तो पावर में एक और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 2.5 गुणा 10 की पावर -5। क्लियर है बात?
ठीक है ना। तो इस प्रकार भी हो सकता है आपको ऑप्शन में ये देखने को मिले, ये देखने को मिले, या ये देखने को मिले। तो ये एडजस्टमेंट, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन है जो अपने को आनी चाहिए, है ना। अगर नहीं आती है तो अपन इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करो और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लोग एंटी लोग निकालना अपन ने सीख लिया है, ठीक। लोग एंटी लोग अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये लोग एंटी लोग सीखने का मतलब क्या था, क्यों सीख रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण है पीएच स्केल, ठीक है ना। पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल पे अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की सामर्थ्यता को दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक चीजें आप पढ़ चुके हो, है ना। पीएच की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, माइनस log ऑफ H प्लस आयन की सांद्रता, माइनस log ऑफ H प्लस आयन की सांद्रता, यानी H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक log ही क्या कहलाता है, pH कहलाता है। इसको कई बार ऐसा भी लिख सकते हो आप, मतलब माइनस है यहाँ पे, पावर -1 को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, H प्लस की पावर -1, यानी कि log ऑफ 1/H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक। तो ये पीएच स्केल की परिभाषा है ना। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की सामर्थ्यता की परिभाषा है। तो यहां पे अपने को बार बार लोग लेना पड़ेगा। अगर पीएच H प्लस पता है तो लोग लेके पीएच निकालेंगे, पीएच पता है तो वापस एंटी लोग लेके H प्लस निकालेंगे, है ना। तो इसलिए लोग एंटी लोग अपने बार बार काम आएंगे, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, उस लोग एंटी लोग वाले पार्ट को पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या करना है, देखो एक नोट डाल के लिख लो इसको, नोट नंबर 1। अगर आपको दिया गया हो कि यदि H प्लस आयन की सांद्रता आपको कहीं पे दिखे कि 10 की पावर -x है, तो इसका मतलब pH क्या रहेगी, उस विलयन की x रहेगी, ठीक है ना। अगर H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -x कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो pH क्या रहेगा, जो 10 की पावर में माइनस साइन के साथ लगा हुआ है, लिखा हुआ है संख्या, वही उसकी pH होती है। कैसे, इसको आप प्रूव कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है ना। बोला H प्लस आयन की सांद्रता अपने को पता थी, अपने को क्या निकालनी है, pH निकालनी है। क्या करें, माइनस log ऑफ H प्लस आयन की सांद्रता। बोलो बेटा H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, H प्लस आयन की सांद्रता है 10 की पावर -x, और अपने को पता है कि पावर में जो भी होता है वो आगे आ जाता है, तो -x क्या आएगा, आगे आएगा, तो -1 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएगा। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा, बचेगा क्या है यहाँ पे, log 10। log 10 का मान अपने को सभी को पता है कितना होता है बेटा, log 10 का मान होता है 1, तो pH कितना बच गया, x गुणा 1 क्या हो जाएगा, x। यही चीज अपन लिख रहे हैं। तो इतनी कैलकुलेशन को अवॉइड करके अपन डायरेक्टली ये चीज सीख लेते हैं कि भाई कहीं पे भी H प्लस ऐसा दिखेगा, अपन तुरंत उठा के pH चिपका देंगे x। क्लियर है बात। तो ये चीज अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट, अब जरूरी नहीं आपको हर बार ऐसी संख्या देखने को मिले, कई बार हो सकता है आपको ऐसी संख्या देखने को मिले, यदि H प्लस आयन की सांद्रता बराबर कोई संख्या है a गुणा 10 की पावर -b हो, तो pH का मान जो होगा वो आप डायरेक्टली b माइनस log a लिख सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अपनी बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी। अगर ये दोनों पॉइंट अपने को डायरेक्टली याद रहेंगे बेटा, तो बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी, अपना टाइम बचेगा, है ना। अपने इन दोनों पॉइंट्स को एक बार प्रूव करके रख लेते हैं, फिर बार बार अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो H प्लस आयन की सांद्रता a और b, जहां पे कोई भी दो संख्या है ना, तो pH डायरेक्टली अपन b माइनस log a लिख सकते हैं। इसको भी अपन प्रूव कर लेते हैं बेटा, ठीक। H प्लस आयन की सांद्रता पता है तो pH कैसे निकाली जाती है, माइनस log ऑफ H प्लस आयन की सांद्रता, यानी a गुणा 10 की पावर -b, ये गुणा है, ठीक। log की प्रॉपर्टी यूज करें बेटा, m इंटू n लिखा हुआ है तो दोनों को अलग अलग कर दो, तो pH बराबर क्या हो गया, माइनस, इस माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूं, log a प्लस log 10 की पावर -b। बेटा यहां पे पावर में -b है तो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, -b आगे आएगा, क्या बनेगा, pH बराबर, ये माइनस साइन बाहर, log a माइनस b गुणा log 10, और log 10 का मान अपने को सभी को पता है कितना होता है, 1 होता है, तो b इंटू 1 इज b, यानी ये कितना हो गया b। तो
अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ लॉग ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पे सिर्फ क्या बच रहा है बी, तो पीएच बताओ बेटा कितनी आई, बी माइनस लॉग ए। तो ये हो गई अपनी पीएच, यही चीज अपन यहां पे लिख रहे हैं। अब इतनी कैलकुलेशन अपन हर बार करें, भाई संख्या अपने को पता थी है ना, इतनी कैलकुलेशन एक तो हर एक क्वेश्चन में करें, या फिर अपने को ये चीज डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली यहां से इस स्टेप से इस स्टेप पर डायरेक्टली अपन जंप कर सकते हैं, है ना। वो अपने को ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए। क्लियर है बात सभी को, है ना। तो ए और बी कोई भी दो संख्या है जो 10 की पावर में है, पहले उसको लिखो, और जो आगे संख्या लिखी हुई है उसका ऋणात्मक लॉग ले लो। क्लियर है बात, पीएच निकालते टाइम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, इसको हटा देता हूं, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, यदि H प्लस आयन की सांद्रता आपको दी गई है 10 की पावर -5 है, -5 मोलर है, तो पीएच बताओ बेटा कितनी होगी। एक तो अपन एंटी लॉग, ये सॉरी नेगेटिव लॉग लेंगे, है ना, फिर पीएच निकालेंगे। एक अपने को पता है कि H प्लस अगर 10 की पावर -x हो तो पीएच x होती है, x की जगह कौन लिखा हुआ है बेटा 5, तो पीएच कितनी होगी डायरेक्टली 5। समझ गए बात को, है ना। उस संख्या के आधार पर भी अगर मैं ऐसा लिखूं कि यदि H प्लस आयन की सांद्रता आपको दी गई है 2 गुना 10 की पावर -3 मोलर, ठीक है ना, तो और मैं पूछूं कि बताओ पीएच बताओ, तो पीएच क्या करोगे, जो 10 की पावर में लिखा हुआ है ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसको पहले लिखो, तो 3 माइनस आगे जो संख्या लिखी हुई है उसका लॉग ले लो, तो 3 माइनस लॉग 2, उस फॉर्मूले का ही। तो लॉग 2 का मान पता है 0.3, तो कितना हो गया 2.7, है ना। तो बहुत फास्ट अपना आंसर आ जाएगा अगर ये 2 पॉइंट अपने को ध्यान में रह रहे हैं तो। क्लियर है बात सभी को, ठीक है ना। आगे बेटा पीएच स्केल के बारे में अगर अपन बात करें तो पीएच स्केल अपने अभी तक जो नॉलेज पढ़ा है, ठीक है ना, जो चीजें पढ़ी हैं उसके आधार पर सभी को पता है कि पीएच कहां से कहां तक हो सकती है, 0 to 14 हो सकती है, ठीक है ना। मिडिल पॉइंट क्या आता है इसका 7। तो अगर किसी विलियन की पीएच 7 है तो वो विलियन क्या कहलाता है, एक उदासीन विलियन कहलाता है ना, उदासीन विलियन कहलाता है। अगर पीएच 7 से कम है तो वो विलियन कैसा कहलाता है, एक अम्लीय विलियन कहलाता है, ठीक है ना। मतलब अम्लीयता अपन ये बोल सकते हैं कि इस साइड में जाने पर अम्लीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक। जिस अम्ल की पीएच जितना 7 से दूर होगी या जितना 0 की तरफ होगी वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, या मैं बोलूं कि क्षारीयता इधर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर 7 से 14 के बीच में पीएच है तो विलियन कैसा रहेगा, क्षारीय विलियन रहेगा, और क्षारीयता किधर बढ़ रही है, 14 की तरफ बढ़ रही है। यानी जिस क्षार के विलियन की पीएच 14 के जितने नजदीक होगी वो उतना ही प्रबल क्षार कहलाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये जनरल पीएच की बात होती है। उदासीन बिंदु किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, ये जल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिख लेना कि ये जो स्केल बनाते हैं अपन 0 से 7, 7 से 14, है ना, ये अम्लीय ये क्षारीय, है ना, ये स्केल केवल उपरोक्त स्केल केवल 25 डिग्री तापमान पर ही, उपरोक्त स्केल केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सही होता है, ठीक है ना। ये जो स्केल है इसमें तापमान का बहुत बड़ा रोल है, और ये स्केल केवल और केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वैलिड है ना। किसी अन्य तापमान पर क्या होगा, 25 से ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, 25 से कम करेंगे तो क्या होगा, इसको अपन समझेंगे थोड़ी देर बाद में जब अपन वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं कि जैसे ध्यान देना बेटा, जैसे अपन ने पी की पावर में H लिखा तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी अपन ने कि आप H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग ले लो, ठीक। इसी प्रकार कई बार आपको पीएच की जगह POH भी दिखेगा, तो POH का मतलब क्या हुआ कि लेना आपको नेगेटिव लॉग ही है, लेकिन इस बार किसका, OH माइनस आयन की सांद्रता का नेगेटिव लॉग लेना है। कई बार हो सकता है आपको सिंपली मैं बोलूं कि भाई PAG है ना, सिल्वर Ag, तो आपको इसका मतलब क्या है, किसका ऋणात्मक लॉग लेना है, Ag प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग लेना है बेसिकली। और मैं ये बोलूं कि भाई ये जो P स्केल है
है ना, पीएच स्केल ना बोल के पी स्केल अगर मैं बोलूं कि पी की पावर में जो भी चीज लिखी हो उसका नेगेटिव लॉग लेना है अपने को, ठीक है ना। अब हो सकता है कई बार कोई कंपाउंड या कोई आयन लिखा हो तो उन कंपाउंड से आयन की सांद्रता का नेगेटिव लॉग लेंगे, है ना। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज ये हो सकती है कई बार इसकी पावर में कोई नियतांक लिखा हो सकता है, पी के ए, ठीक है ना। तो के एक नियतांक है ना, तो इसका मतलब क्या है, उस नियतांक का जो मान होगा उसका नेगेटिव लॉग आपको लेना है। तो पी के ए का मतलब क्या हुआ, माइनस लॉग ऑफ के ए। ऐसे ही पी के बी तो माइनस लॉग ऑफ के बी, क्लियर है बात। ऐसे ही पी के डब्ल्यू इसका मान माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, है ना। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, नेगेटिव लॉग ले सकते हैं। कहने का मतलब जो भी चीज पी के पावर में लिखी हो उसका नेगेटिव लॉग अपने को लेना है, यानी इन सब पे भी पी वाले फंडे एज इट इज अपने, पीएच वाले फंडे अपने एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर पीएच ही होती है, पीके क्या आ गया नई चीज, है ना। पीके का मतलब माइनस लॉग ऑफ के ए, पीकेबी का मतलब माइनस लॉग ऑफ के बी, यानी कि सब में एक चीज कॉमन है कि क्या कर रहे हो आप, नेगेटिव लॉग ले रहे हो किसका, अगर कोई कंपाउंड या आयन लिखे हो तो उसकी सांद्रता का नेगेटिव लॉग ले रहे हो, अगर कोई नियतांक लिखा हुआ है तो उस नियतांक के मान का आप नेगेटिव लॉग ले रहे हो, ठीक है ना। तो पी स्केल का एक्चुअल मीनिंग यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है ना। आपको दिया हुआ निम्न के मान ज्ञात कीजिए, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें से। पहला दिया हुआ है OH माइनस आयन की सांद्रता इतनी हो तो POH का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अपने को पता है POH का मतलब क्या होता है बेटा, POH मतलब माइनस लॉग किसका लेना है, OH माइनस आयन की सांद्रता का, है ना। और OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है, ये दी हुई है। और अपन पहले सीख चुके हैं कि a गुणा 10 की पावर माइनस बी ऐसी कोई संख्या हो और उसका नेगेटिव लॉग अगर अपने को लेना हो तो क्या करते हैं अपन, इसको प्लस बनाओ और इस माइनस में लॉग a, b माइनस लॉग a, तो b कौन है 4, तो 4 माइनस लॉग 3, ये डायरेक्टली मैं पीओएच का मान लिख सकता हूं। क्लियर है बात सभी को, है ना। अदरवाइज तो आप ये मान उठा के रखो यहां पे, फिर लॉग के जो भी फॉर्मूले अपन ने सीखे हैं वो फॉर्मूले अप्लाई करो, फाइनल आंसर आपका यही आ जाएगा, ठीक है ना। लॉग 3 का मान कितना होता है, लॉग 3 का मान होता है 0.4778, जिसको अपन 0.48 ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3.52। सिमिलरली दूसरा है, यदि के ए का मान इतना हो तो पी के ए का मान, अगेन के ए कहां पे लिखा हुआ है, पी की पावर में, तो पी के ए बराबर क्या होगा, इसका भी क्या लेना है, नेगेटिव लॉग किसका, ये कांस्टेंट है नियतांक है, तो के का उस नियतांक का अपन नेगेटिव लॉग ले सकते हैं, ठीक है। तो अगेन यहां पे संख्या क्या है, a गुणा 10 की पावर माइनस बी जैसी संख्या दिख रही है आपको, तो आप फिर से क्या कर सकते हो कि सर पी के तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं b यानी कि 5 माइनस लॉग a यानी कि log 2, और log 2 का मान कितना होता है बेटा 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 4.7। क्लियर है बात सभी को। नेक्स्ट है, यदि H प्लस आयन की सांद्रता 4/3 इंटू 10⁻³ हो तो पीएच बतानी है। अब यहां पे क्या करेंगे अपन, पीएच बतानी है, नेगेटिव लॉग लेना है, ठीक है ना। तो अगेन अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक a इंटू 10⁻³ में ब्रेक कर सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा, ये मेरा पूरा हो गया a और ये हो गया 10 की घात माइनस b, ठीक है। a गुणा 10 की घात माइनस b। अब a यहां पे खुद क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है, तो अपन ph बराबर क्या लिखेंगे 3b माइनस log a। log a की जगह कौन आएगा बेटा 4/3 पूरा का पूरा आएगा। क्लियर है बात, क्योंकि 4/3 पूरी संख्या को अपन क्या मान रहे हैं, a मान रहे हैं, और इंटू 10 की घात माइनस b, तो 3 माइनस log 4/3। अब log 4/3 का मान कैसे ज्ञात करते हैं, माइनस log m बटा log n लिखा हुआ है, तो log 4 माइनस log 3 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक। 3 माइनस log 4 का मान कितना होता है 0.6, इसका मान लगभग 0.48, ये कितना बच जाएगा बेटा 3 माइनस 0.12, तो ये कितना हो जाएगा 2.88। तो इस टाइप से अपन चीजें यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना। अपने को एक कॉमन सी चीज ध्यान रखनी है कि कहीं पे भी आपको ऐसी संख्या दी जाए, ठीक है ना, कि अगर मान लो कोई भी संख्या है a गुणा 10 की पावर माइनस b, इस टाइप की संख्या है और आपको इसका नेगेटिव लॉग लेना है a गुणा 10 की पावर माइनस b का, तो फॉर्मूले लगा के तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं। दूसरी चीज अपन डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि भाई इसका ना आप b माइनस लॉग a, डायरेक्टली इस स्टेप पे आ सकते हो, इसका मान
ये होगा। बस यही चीजें अपने को बार बार यूज करनी है ताकि अपना टाइम बचता रहे और अपन कैलकुलेशन में फास्ट होते रहे। ठीक है, राधे राधे बच्चों। तो अपना जो रासायनिक साम्य वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब साम्य अवस्था को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। अब अपन पढ़ेंगे आयनिक साम्य। अपने मॉड्यूल में ये अलग चैप्टर है, ठीक है ना। बट जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना, तो एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर एक ही साथ साम्य अवस्था करके दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन अपने को नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आयनिक साम्य देखो सिंपल सी बात है, साम्य यहां पे पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ही यहां पे पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ही वहां पे पढ़ रहे थे, ठीक है ना। यानी कि कहानी दोनों जगह ही वही चलने वाली है, यहां भी वही चलने वाली है जो अपन पहले पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे वर्ड, वहां पे था रासायनिक, और वहां पे एक चीज आपने देखी थी कि भाई रासायनिक में क्या हो रहा था कि कोई भी पदार्थ वियोजित हो रहा था, है ना। तो ऐसा कुछ आयंस वगैरह अपने को कहीं पे नहीं नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, आयनिक साम्य। तो आयनिक साम्य से एक आइडिया तो अपने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे साम्य अवस्था पढ़ेंगे, लेकिन वो किसके बीच में पढ़ेंगे, आयनों के बीच में पढ़ेंगे, है ना। यानी कि बहुत सारे जो भी पदार्थ है उसके आयंस आपस में क्या रहेंगे, आयंस या जो भी है ना, वो आपस में क्या रहेंगे, साम्य अवस्था में। ठीक, अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो वियोजित होकर आयन हमें देंगे। ठीक है ना, भाई साम्य अवस्था पढ़ने से पहले ऐसे पदार्थों के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए अपने को। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको किस नाम से पहचानते हैं अपन, ठीक है ना, जो कि कहा क्या उत्पन्न करेंगे, आयंस उत्पन्न करेंगे। ठीक है ना, आयनिक साम्य जो कि क्या उत्पन्न करेंगे, आयंस उत्पन्न करेंगे। तो बहुत बेसिक सी बात, अपन बेसिक सी बात से स्टार्ट करते हैं। अपने को सभी को पता है चीनी पानी में घुलती है ना। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, C12 H22O11, है ना। चीनी अपने पास किस अवस्था, ठोस अवस्था में होती है, सभी को पता है चीनी घर पे होती है। ठीक है, जब इसको अपन पानी में घोलते हैं, ठीक, H2O में घोल रहे हैं अपन, तो ये किस प्रावस्था में परिवर्तित हो जाती है भाई, C12 H22O11। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वस। ये एक्वस का मतलब ये जल में घुली हुई है ना। और जल में घुलने के बाद पहली जैसे ठोस अवस्था में थी, जैसे चीनी अपन ने डाली थी, घुलने के बाद वैसी नजर नहीं आती अपने को, इनफैक्ट चीनी नजर नहीं आती है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं उसको, एक्वस। ये चीनी का विलियन बन गया, है ना। चीनी का ये क्या बन गया, विलियन बन गया। लेकिन चीनी से फर्दर वियोजन होके इससे आयन नहीं बनते। तो क्या यहां पे किसी प्रकार का आयनिक साम्य स्थापित हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है भाई, किसी दूसरे पदार्थ की बात करते हैं, नमक, ठीक है ना, NaCl, रॉक सॉल्ट। NaCl सॉलिड को जब अपन घोलते हैं, ठीक, तो ये किस प्रावस्था में जाएगा भाई, पहले तो घुलेगा, तो NaCl एक्वस में आ गया ये। ठीक, NaCl क्या हो गया, घुल गया। अब अपने को पता है कि NaCl जो होता है वो क्या होता है, एक आयनिक यौगिक होता है। तो ये जैसे ही घुलेगा और घुलते ही ये क्या होगा, ये दो विपरीत आयनों Na+ और Cl- में टूट जाता है। क्लियर है बात सभी को, है ना। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो पानी में घुल गए लेकिन वो आयनों में टूट नहीं रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं अपन, ये है घुलना। समझ गए बात को। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो पानी में घुलते भी हैं और साथ में आयनों में भी टूटते हैं। ठीक है ना, यहां पे एक सिंगल एरो लगा रखा है मैंने, है ना। अपन जान चुके हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बीच में कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या होती है, साम्यावस्था आ जाती है ना। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या होती है, पूर्ण रूप से अभिक्रिया हो जाती है, यानी कि जितना अभिकारक लिया वो सारा का सारा उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पे सिंगल एरो लगाने का मतलब यही है कि जो NaCl जो है ना, ये जितना भी आप घोलेंगे वो सारा का सारा किसमें, इन आयनों में टूट जाएगा। क्या सभी पदार्थ ऐसे होते हैं जो आयनों में टूटते हैं, वो सारा का सारा ही आयनों में टूट जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई दूसरा तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, है ना, एसिटिक अम्ल। ठीक, एसिटिक अम्ल को सबसे पहले अपन ने पानी में घोला भाई, ठीक, तो ये किस प्रावस्था में आएगा, पानी में घुलते ही आएगा एक्वस प्रावस्था में। ठीक, पानी में घुल गया। अब ये भी क्या है, एक प्रकार का ऐसा यौगिक है जो कि आयनों में टूटता है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता, ये आंशिक रूप से आयनों में टूटता है। कौन कौन सा आयनों में टूटता है, एसिटेट आयन और H+ आयन में। ठीक है,
एसिटेट आयन और H+ आयन में। तो भाई यहां से एक चीज में ओवरऑल ओवरव्यू ये ले सकता हूं कि कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो पानी में घुलते हैं लेकिन आयनों में नहीं टूटते, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो पानी में घुलते हैं और पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो पानी में घुलते हैं और आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक साम्य। तो बताओ क्या ये पदार्थ अपने काम के हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल भी काम के नहीं है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे कोई आयंस वगैरह उत्पन्न नहीं हो रहे, तो अपन इसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, क्या ये पदार्थ काम के हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? आयन तो बन रहे हैं। ठीक है ना? आयन तो बन रहे हैं, लेकिन क्या आयनों का बनना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है? नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे साम्यावस्था आएगी क्या? नहीं आएगी। क्या ये पदार्थ काम के हैं? ये घुल रहे हैं और घुल के आंशिक रूप से आयनों में टूट गए, है ना? आंशिक रूप से, यानी कि ये अघुलित रूप भी उपस्थित है इनका, और ये अवियोजित रूप भी उपस्थित है और वियोजित रूप भी उपस्थित है। अगर मैं एसिटिक अम्ल के बारे में बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे? ये वो मात्रा है जो घुली हुई नहीं है, अघुलित रूप, है ना? ये कौन सा मात्रा है? ये कौन सा रूप है जो घुल गया है? घुलित रूप। घुलित रूप, जो कि, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं इसके आधार पर, इस साम्य के आधार पर, कि ये क्या है? ये अवियोजित रूप है, जो वियोजित नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हुआ है। और यही एसिटिक अम्ल का क्या है? ये वियोजित रूप है। ठीक है ना? ये वियोजित रूप है। ठीक। अब यहां पे ध्यान देना भाई, दो प्रकार के साम्य स्थापित हो रहे हैं यहां पे। ये भी एक साम्य अवस्था है, ये भी एक साम्य अवस्था है। ये सभी को क्लियर है बात? दो प्रकार के साम्य अवस्था स्थापित हो रही है। किस किस के बीच में? एक तो घुलित और अघुलित रूप के बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो रही है, और एक अवियोजित और वियोजित के रूप में, वियोजित रूपों के बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो रही है। एक तो इन दोनों के बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो रही है, और दूसरी साम्य अवस्था इन दोनों के बीच में स्थापित हो रही है। किस किस के बीच में? घुलित और अघुलित के रूप में, अघुलित रूप के मध्य। ठीक है ना? तो यहां पे दो साम्य अवस्था स्थापित हो रही है। अपन आयनिक साम्य में मेनली किसको पढ़ने वाले? दोनों को ही है अपन। ठीक है ना? इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अपन विलेयता के रूप में, है ना? इसको पढ़ेंगे अपन विलेयता के रूप में। और आयनिक साम्य में मेनली अभी अपन क्या पढ़ेंगे? यहां पे इस चीज को आयनिक साम्य बोला जाता है। ठीक है ना? यानी कि अगर मैं आपसे आयनिक साम्य की परिभाषा पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आयनिक साम्य की परिभाषा क्या होगी? किसी पदार्थ का वियोजित और अवियोजित रूपों के मध्य जो साम्य अवस्था होगी, उसको अपन कहां पे पढ़ने वाले हैं? आयनिक साम्य में। ठीक है ना? तो आयनिक साम्य में क्या पढ़ने वाले हैं? पदार्थ की वियोजित तथा अवियोजित रूपों के मध्य जो साम्य अवस्था होगी, उसको अपन यहां पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना? यानी कि अब जब भी अपन आयनिक साम्य की बात करेंगे तो अपन इसको पहले से मान के चलेंगे कि पदार्थ इतना ही घुला हुआ है जितना कि वो घुल सकता है, यानी कि इसकी विलेयता से कम ही पदार्थ घुला गया है। अगर जब तक अपने को बोला नहीं जाए कि भाई इसकी विलेयता इतनी है, यानी कि जैसे अब देखो, एक छोटी सी बात समझना, आपको दिया जाता है कई बार सांद्रता कि 0.1 मोलर एसिटिक अम्ल, है ना? सांद्रता अपन किसकी निकाल सकते हैं? एक समांगी मिश्रण की निकाल सकते हैं। और समांगी मिश्रण कब बनता है? जब जितना पदार्थ आपने घोल दिया वो एकदम यूनिफॉर्मली, है ना, एकदम यूनिफॉर्मली जल में घुला हुआ है ना? तो ये एक्वस लिख रहे हैं जब अपन, ठीक है ना, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? समांगी मिश्रण बोल रहे हैं। यानी कि जहां भी अपने को पदार्थ की सांद्रता दे दी गई 0.1 मोलर एसिटिक अम्ल या 0.1 मोलर NaCl या 0.1 मोलर HCl, तो जहां पे सांद्रता दे देगी, इसका मतलब उतना मात्रा उस पदार्थ की एकदम घुलित रूप में उपस्थित है। अब अपन क्या चेक करेंगे वहां पे कि उसमें से कितना वियोजित हो रहा है और कितना वियोजित नहीं हो रहा है। यानी कि आयनिक साम्य में अपन मेनली इसी की बात करेंगे, पदार्थ के वियोजित और अवियोजित रूप की अपन बात करेंगे। इस आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी आप यही लिख सकते हो कि पदार्थ के वियोजित तथा अवियोजित रूपों के मध्य जो साम्य अवस्था होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? आयनिक साम्य बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसको अपन आयनिक साम्य बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये कौन कौन से पदार्थ हैं और इनको किस प्रकार से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? एक अपन ने ये पढ़ा
जो घुलते तो हैं लेकिन आयनों में नहीं टूटते, एक अपन ने ये पढ़ा जो घुलते हैं और आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, और तीसरा था अपने पास जो घुलते भी हैं और आयनों में आंशिक रूप से टूटते हैं। तो इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है उसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि इस प्रकार के पदार्थों को अपन क्या बोलेंगे, ठीक है ना, इनको किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। ठीक, तो कोई जो भी पदार्थ है अपने पास, ठीक है ना, जो भी कंपाउंड है, यौगिक पदार्थ है ना, उनको मेनली अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी कौन कौन सी है भाई? पहला इलेक्ट्रोलाइटिक, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य जिनको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स या वैद्युत अपघट्य यौगिक। और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, वैद्युत अपघट्य, या इसको वैद्युत अनअपघट्य भी बोलते हैं, ठीक है ना, या वैद्युत अनअपघट्य भी अपन इसको बोल सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक वैद्युत अनअपघट्य। अब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि वैद्युत अपघट्य अपन किसको बोल रहे हैं, है ना, और वैद्युत अनअपघट्य अपन किसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझने के लिए क्लियर सी इनकी डेफिनेशन है। ऐसे पदार्थ, ध्यान रहना, मेनली सबसे पहले अपन दो कैटेगरी बनाते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में तो घुलते हैं, ठीक है भाई, लेकिन ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनों में टूटते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनों में नहीं टूटते हैं, ठीक है ना। जो नहीं टूटते हैं वो हो गए अपने वैद्युत अनअपघट्य, और जो टूटते हैं वो हो गए वैद्युत अपघट्य, ठीक है ना। तो वैद्युत अपघट्य की अगर परिभाषा लिखूं मैं, क्या लिखेंगे अपन? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनों में टूटते हैं, ठीक है ना, आयनों में, जो जलीय विलयन में वियोजित होकर आयन उत्पन्न करते हैं, बात एक ही है। और वैद्युत अपघट्य अनअपघट्य किसको बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनों में नहीं टूटते, आयनों में नहीं टूटते, ठीक है, या जो वियोजित नहीं होते हैं, आयनों में वियोजित नहीं होते। इसके एग्जाम्पल अपन अभी देख चुके हैं, एक तो शुगर, शर्करा जिसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में, है ना, दूसरा ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, यूरिया हो गया, इत्यादि। ठीक, ये कुछ कंपाउंड है जो जलीय विलयन में आयनों में नहीं टूटते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला सभी को पता है, C6H12O6। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, और शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। और तो ये तो हो गई वैद्युत अनअपघट्य की बात। वैद्युत अपघट्य किसको बोल रहे हैं? जो जलीय विलयन में वियोजित होकर आयन अपने को प्रोवाइड करते हैं, या जलीय विलयन में आयनों में टूटते हैं। अब यहां भी अपन ने दो चीजों की बात करी थी, दो चीजों की क्या क्या बात करी थी कि भाई ठीक है आयनों में टूट रहे हैं, लेकिन उसमें भी अपन ने दो प्रकार के कंपाउंड देखे, एक NaCl का उदाहरण लिया था, एक एसिटिक अम्ल का उदाहरण लिया था। NaCl ऐसा पदार्थ था जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट रहा था, और एसिटिक अम्ल ऐसा पदार्थ था जो आंशिक रूप से आयनों में टूट रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थों को फर्दर अपन क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ठीक है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य नाम से क्लियर है। प्रबल मतलब पूर्ण रूप से वियोजित होंगे, और दुर्बल मतलब आंशिक रूप से वियोजित होंगे। तो अगेन आप इनकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? ऐसे पदार्थ जो
जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, आयनित होते हैं या पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है ना। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसको बोलोगे? ऐसे पदार्थ जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और ऐसे पदार्थ जो पूर्ण रूप से टूटते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब यहां पे इस चैप्टर में अपने को काम आएगा कि भाई अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए कि सामान्यतः अपन किसको प्रबल बोलते हैं और किसको दुर्बल बोलते हैं। जो बहुत ही कॉमन कंपाउंड्स हैं, है ना, उनके बारे में अपने को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये चीज अपने को हर बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगी कि भाई ये प्रबल है, ये दुर्बल है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं इस वाले पार्ट को हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं भाई प्रबल अपघट्य की, कि प्रबल अपघट्य में कौन कौन आते हैं। ठीक है, प्रबल अपघट्य की डेफिनेशन सभी को क्लियर है कि प्रबल अपघट्य अपन किसको बोल रहे हैं? ऐसे पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनित हो पा रहे हैं, किसमें? जलीय विलयन में। ये सारी चीजें किस आधार पर निर्धारित करी गई हैं? जल के आधार पर। प्रबल अपघट्य में कौन कौन आएंगे? जितने भी प्रबल अम्ल हैं, जितने भी प्रबल अम्ल हैं वो सारे के सारे प्रबल अपघट्य में आएंगे, ठीक है ना। प्रबल अम्ल को एज सच पहचानने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना, बट कुछ एग्जांपल्स अपने को ध्यान रखने हैं कि भाई ये प्रबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है ना, HClO4 हो गया, सबसे प्रबल अम्ल होता है ये, ठीक है ना, एक्सेट्राज। ठीक, इसके अलावा और भी कई सारे उदाहरण हैं। बेसिकली जो मिनरल एसिड्स होते हैं, है ना, जो नॉन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो एसिड्स होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण इसमें है प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार अपन किसको बोलेंगे? देखो, प्रबल क्षार में जो ग्रुप नंबर 1 है पीरियडिक टेबल में, जो ग्रुप नंबर 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना। तो इन सब में केवल और केवल लिथियम को छोड़कर बाकी सभी के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, NaOH हो गया, KOH हो गया, RbOH हो गया, सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। ध्यान रखना, लिथियम प्रबल, लिथियम का हाइड्रोक्साइड प्रबल नहीं होता है। और सेकंड ग्रुप में कौन कौन प्रबल होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो गया एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सारे अपन प्रबल क्षार की कैटेगरी में जो अपने को ध्यान में रखने हैं, ये सारे क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। और तीसरा उदाहरण है इसी के अंदर, जितने भी लवण होते हैं, लवण कैसे बनते हैं अपने को सभी को पता है, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो जितने भी लवण होते हैं, सभी लवण सामान्यतः क्या होते हैं? सभी लवण को सामान्यतः प्रबल अपघट्य ही माना जाता है, प्रबल अपघट्य माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि इस पूरे चैप्टर के ड्यूरिंग जितने भी सॉल्ट आएंगे अपने पास, जितने भी लवण आएंगे, वो सारे के सारे लवण अपने को क्या मानने हैं? प्रबल मानने हैं। क्लियर है बात? दूसरी चीज अपन कर लेते हैं भाई दुर्बल अपघट्य की। तो दुर्बल अपघट्य में कौन कौन आएंगे, ठीक है ना। दुर्बल अपघट्य के क्या क्या उदाहरण है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें, ये भी अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। दुर्बल अपघट्य में सबसे पहले आएंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल में कौन कौन है? देखो, जहां पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप दिख जाए, COOH, है ना, ये जो ग्रुप होता है ये एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसके साथ हो सकता है कोई R मतलब कोई एल्काइल चेन जुड़ी हो, कार्बनिक चेन जुड़ी हो, या फिर कोई और कंपाउंड जुड़ा हो। ये हमेशा किसकी तरह व्यवहार करेगा? ये वाला पार्ट जो है अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना।
दूसरा H3PO4, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक तरह का दुर्बल अम्ल है। H2S, ये भी क्या है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। इसके कुछ उदाहरण है अपने पास, जैसे एसिटिक अम्ल है, ठीक, एसिटिक अम्ल इसी का एक रूप है, COOH ग्रुप अपने को दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, दुर्बल हो गया। फॉर्मिक अम्ल है HCOOH, ठीक है ना, फॉर्मिक अम्ल भी क्या है, दुर्बल है, इसमें भी HCOOH वाली यूनिट दिख रही है, ठीक है ना। ऐसे इस टाइप से बेंजोइक अम्ल है, ठीक है ना, बेंजोइक अम्ल क्या होता है, PHCOOH, है ना, जो फिनाइल रिंग होती है इसको अपन इस प्रकार का होता है, ठीक है, इसमें यहां पे एक जगह पे COOH ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। दूसरा दुर्बल अपगट्टे में एग्जांपल आएगा दुर्बल क्षार का। तो दुर्बल क्षार कौन कौन होता है ये भी अपने को ध्यान रखना है। दुर्बल क्षार को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको हटा के, तो दुर्बल क्षार में कौन कौन आएगा, देखो, नंबर 2 दुर्बल अपगट्टे की कैटेगरी में दुर्बल क्षार, ठीक है ना, वीक बेस, ठीक है ना। तो वीक बेस में कौन कौन आते हैं, जितने भी, जिस भी कंपाउंड में नाइट्रोजन उपस्थित हो, वो नाइट्रोजन एक क्षार की तरह कार्य कर रहा हो, वो सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, दुर्बल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया हो गया, है ना। अमोनिया को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर अमोनिया जलीय विलयन में है, अमोनिया को अगर आपने जलीय विलयन में उपस्थित है तो इसको आप NH4OH भी लिख सकते हो। यानी कि कहीं पे आपको NH4OH लिखा हुआ मिले या अमोनिया लिखा हुआ मिले, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है ना। पिरीडिन हो गया, पिरीडिन क्या होता है, इस प्रकार का कंपाउंड होता है, ठीक है ना। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखना चाहोगे तो C5H5N। यहां पे भी नाइट्रोजन किसकी तरह व्यवहार करता है, एक क्षार की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। यहां भी आप चाहो तो OH लगा के उसको OH के रूप में वियोजित कर सकते हो। तो ये कुछ उदाहरण है दुर्बल क्षार के, ठीक है ना, जो अपने को ध्यान रखें। बाकी जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 2 में देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ये प्रबल में आ चुके हैं, तो बाकी जो बचे हुए होंगे कौन कौन, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, इनको क्या बोलेंगे अपन, इनको दुर्बल क्षार ही बोलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रुप नंबर 1 में लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड को भी आप क्या बोलोगे, दुर्बल बोलोगे। तो ये कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं यहाँ पे, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के, जो कि आगे चैप्टर में अपने को बहुत फ्रीक्वेंटली काम आएंगे। तो ये उदाहरण अपने को ध्यान में रखने हैं भाई, ठीक है ना। वैसे प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीजें अपने को ऑटोमेटिकली ध्यान हो जाती है, ठीक है ना। बट अभी के लिए अपने को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये प्रबल क्यों माना, ये दुर्बल क्यों माना, ठीक है। हाँ, तो बच्चों जो भी कंपाउंड्स अपने पास थे उनका वर्गीकरण अपन ने सीख लिया है, ठीक है ना। अपन ने 2 टाइप से वर्गीकरण किया, एक वो जो पानी में घुलते हैं लेकिन आयनों में नहीं टूटते, उनको क्या बोल रहे अपन, वैद्युत अनपगट्टे। दूसरे जो पानी में घुलते हैं और आयनों में टूटते हैं, उनको क्या बोल रहे हैं अपन, वैद्युत अपगट्टे। वैद्युत अपगट्टे को फर्दर अपन ने 2 टाइप से क्लासिफाई किया, है ना, स्ट्रोंग और वीक, प्रबल और दुर्बल। प्रबल जो पूर्ण रूप से आयनित होंगे, दुर्बल जो आंशिक रूप से आयनित होंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके बाद प्रबल और दुर्बल के कुछ एग्जाम्पल्स भी अपन ने सीखे, जो कि अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। आगे जब भी अपने पास आए इस टाइप के एग्जाम्पल, तो अपने को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ये प्रबल है कि ये दुर्बल है, ठीक है ना। जितना अपन ने कवर किया है, जितना अपन ने लिखा है, एटलीस्ट उतना अपने को ध्यान रहना चाहिए, ठीक। अब इसी पे बेस्ड, वैद्युत अपगट्टे पे ही बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है आर्रेनियस का सिद्धांत। आर्रेनियस साहब ने क्या क्या बताया इसके बारे में ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट उसने बताया किसके बारे में है ये, सबसे पहली चीज तो यहां पे किसकी बातें करेंगे अपन, वैद्युत अपगट्टे के लिए, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ बात किसकी होगी, वैद्युत अपगट्टियों के लिए बात होगी, ठीक है ना। तो वैद्युत अपगट्टियों के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि जो भी वैद्युत अपगट्टे है उसको जब भी अपन जल में घोलते हैं तो ये 2 विपरीत आयनों में टूटता है, ठीक है ना। वैद्युत अपगट्टे जलीय विलयन में, जलीय विलयन में 2 विपरीत आयनों में टूटता है, ठीक है ना। और ये विपरीत आयन ऑब्वियसली कौन कौन से होंगे भाई,
एक तो होगा धनावेश, धनायन, ठीक है ना, जिसपे धनावेश होगा, और दूसरा कौन होगा, ऋणायन। ठीक, तो कोई भी वैद्युत अपघट्य जो है वो धनायन और ऋणायन के बीच में टूटेगा। ठीक है भाई, किसी भी विद्युत अपघट्य को अगर अपन घोल रहे हैं पानी में, ठीक है ना, तो पानी की जो प्रकृति है, जो विलयन बनेगा वैद्युत अपघट्य का, उस विलयन की प्रकृति हमेशा क्या मिलेगी आपको, उदासीन मिलेगी। क्यों मिलेगी उदासीन, क्यों, क्योंकि भाई धनायन और ऋणायन मिल रहे हैं अपने को, और ये दोनों धनायन और ऋणायन के आवेश का अगर परिमाण देखें तो वो हमेशा अपने को क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। ठीक है ना, तो वैद्युत अपघट्य के विलयन, वैद्युत अपघट्य के विलयन में धनायन तथा ऋणायनों, धनायनों तथा ऋणायनों पर आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण समान होने के कारण, समान होने के कारण विलयन की प्रकृति उदासीन होती है, या विलयन उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो अपने को सभी को पता है कि जो भी वैद्युत अपघट्य होंगे, ठीक है ना, वो किस प्रकार वियोजित होंगे, एक तो धनायन बनाएगा, एक ऋणायन बनाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही धनायन ऋणायन बनाए, एक से अधिक धनायन ऋणायन भी बना सकते हैं, यानी कि कुल मिला के दो प्रकार के आवेश बनेंगे भाई, एक धनायन और एक ऋणायन, और उन दोनों आवेशों पर, उन दोनों आयनों पर जो कुल आवेश का परिमाण आपको मिलेगा, कुल धनायन जितना होगा, धनावेश जितना होगा, उतना ही कुल ऋणावेश भी होगा। यानी विलयन की प्रकृति कैसे रहने वाली है, उदासीन रहने वाली है। अब विद्युत अपघट्य से जो टूट के जो आयन बनते हैं, ठीक है ना, इन आयन की प्रकृति पे कई बार विलयन में कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती हैं, ठीक है ना, कि डिफरेंट टाइप के गुणधर्म विलयन में आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि भाई अपन ने कॉपर सल्फेट घोला, कॉपर सल्फेट क्या है, एक तरह का विद्युत अपघट्य है। इसको घोलेंगे, ये कॉपर और सल्फेट आयन में टूट जाएगा, ठीक। और ये जो कॉपर आयन होता है, ठीक है ना, जलीय विलयन में है तो एक्वस और एक्वस। इस कॉपर आयन का कलर ही कैसा होता है बेटा, इस कॉपर आयन का कलर ब्लू कलर होता है, ठीक है ना। तो विलयन का जो कलर होगा, विलयन नीले रंग का हो जाता है ना। तो वो नीले रंग का होने का कारण क्या है, वो नीले रंग का होने का कारण ये है कि भाई जलीय विलयन में जो कॉपर आयन है, इसका रंग ही कैसा होता है, ये नीला कलर प्रदर्शित करता है। इसलिए विद्युत अपघट्य जब अपन घोल रहे हैं, पहले पानी था, रंगहीन है, कलरलेस है पानी, है ना, उसमें अपन ने कॉपर सल्फेट घोला तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो ब्लू किसकी वजह से हो रहा है, इस कॉपर आयन की वजह से, ठीक है ना। डिफरेंट आयन का कलर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये अपने अभी जानने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जान जाएंगे सब चीजें, जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो अभी के लिए कि भाई जब भी अपन कोई इलेक्ट्रोलाइट घोलेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन मिल रहे हैं, उन आयनों की वजह से भी विलयन में कुछ गुणधर्म आ सकते हैं। और एक और चीज अपन यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो भी विद्युत अपघट्य का विलयन है, वो विद्युत का चालक होगा हमेशा। क्यों, क्योंकि विलयन में क्या उपस्थित होंगे भाई, आयन उपस्थित होंगे, और आयन अगर उपस्थित है तो अपने को पता है विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है ना। एक और पदार्थ होते हैं जैसे धातु, तार जो होते हैं अपने, जिससे बिजली जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, तो उसको भी, वो भी क्या करते हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। लेकिन जो वैद्युत अपघट्य के विलयन है, इनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है भाई, अगली चीज, जो वैद्युत अपघट्य है, ठीक है ना, वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के हो गए, अपने को पता है, प्रबल और दुर्बल। तो अगर किसी प्रबल अपघट्य की बात करें अपन, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है, तो अपने को पता है प्रबल अपघट्य तो जितना भी घुलेगा, है ना, वो सारा का सारा किस में टूट जाएगा भाई, आयनों में टूट जाएगा। इसलिए अपन हमेशा इसको एक सिंगल एरो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वाले एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे कोई साम्यावस्था की बात नहीं करेंगे। यहां पे क्या बोलेंगे अपन कि भाई मान लो अगर मैंने इसका कुछ भी मात्रा, इसके x मोल घोले थे, है ना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा वियोजित होकर x मोल Na+ के बना देगा और x मोल ही Cl- के बना देगा। क्लियर है बात,
है ना। तो कोई भी प्रबल अपगट्टे के लिए अपन सिंपली ऐसी कैलकुलेशन करेंगे कि भाई ये इतना है तो ये पूरा तोड़ो, और इसकी वजह से जितना भी आयनों की जो सांद्रता या उनके मोल जो होंगे, है ना, वो अपन आसानी से बता सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि अगर मान लो कोई दुर्बल अपगट्टे हो, ठीक है ना, तो पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं कि दुर्बल अपगट्टों के लिए, दुर्बल अपगट्टे आंशिक रूप से वियोजित होकर, आंशिक रूप से वियोजित होकर साम्य अवस्था स्थापित करते हैं, साम्य अवस्था स्थापित करते हैं, साम्य अवस्था स्थापित करते हैं, ठीक है ना। जो भी दुर्बल अपगट्टे होंगे, दुर्बल अपगट्टे आंशिक रूप से वियोजित होंगे, आंशिक रूप से वियोजित होंगे तो भाई जितना भी घुला हुआ भाग है उसमें से कुछ आयनों में टूट गया, कुछ एज इट इज बचा हुआ है ना। तो इन दोनों चीजों के मध्य कौन कौन सी आयनित, अनआयनित और आयनित रूप जो है दुर्बल अपगट्टे के, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, ठीक है ना। इसी साम्य अवस्था को अपन यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन में अपन ने बात भी करी थी, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखना है यहां पे, मैं इसको एक बार हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो दुर्बल अपगट्टे किस प्रकार साम्य अवस्था स्थापित करेंगे भाई। दुर्बल अपगट्टे है, जैसे मैं मान लूं कि भाई कोई भी एक दुर्बल अपगट्टे, इन जनरल मैंने एक एग्जांपल लिया एबी का, है ना। एबी अपन ने जल में घोला, एबी एक्वस, ठीक है ना। अब ये आंशिक रूप से आयनित हो रहा है, ठीक, तो आंशिक रूप से ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस, ये इस प्रकार आयनित हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो कौन सा रूप हो गया भाई, ये आयनित रूप हो गया, ठीक। और ये कौन सा है, अनआयनित रूप है, अनआयनित रूप। और इन दोनों रूपों के मध्य ही यहां पे क्या स्थापित होगी, साम्य अवस्था स्थापित होगी, ठीक है ना। साम्य अवस्था स्थापित होगी, ठीक है ना। साम्य अवस्था स्थापित होगी। अब एक चीज ध्यान देना है यहां पे भाई, साम्य अवस्था के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ के आए अपन, कि अगर कहीं पे भी साम्य अवस्था स्थापित हो रही है तो साम्य अवस्था के सारे गुणधर्म यहां पे लागू होंगे। कौन कौन से गुणधर्म लागू होंगे, साम्य अवस्था पर अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता नियत हो जाती है, अग्र एवं पश्च अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो वो सारे साम्य अवस्था के गुणधर्म यहां पे लागू होंगे। साथ में कि जब भी एक साम्य अवस्था स्थापित होती है तो अपन ने एक साम्य स्थिरांक भी निर्धारित किया था, ठीक है ना, के इक्विलिब्रियम, जिसको अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में या तो केसी या केपी के नाम से जान रहे थे, ठीक है ना। साम्य स्थिरांक जिसको अपन केसी या फिर केपी के नाम से जान रहे थे, यहां पे जनरली इस चैप्टर में अपन केपी केसी का नाम कहीं भी नहीं लेंगे। यहां पे साम्य स्थिरांक आपको किस रूप में देखने को मिलेंगे, के ए, के बी, के डब्ल्यू, के एच, है ना। इन सबको अपन धीरे धीरे सारे आ जाएंगे। इनका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो कोई, अब देखो ये जो दुर्बल अपगट्टे है, ये दुर्बल अपगट्टे किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये एक अम्ल भी हो सकता है, ये एक क्षार भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई एसिड है, अम्ल है, फॉर एग्जाम्पल कोई दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल अपन ने घोला, ठीक, ये किस किस आयनों में टूटेगा भाई, एसिटेट आयन और H प्लस आयन में, ठीक है, एसिटेट आयन और H प्लस आयन में, ठीक है। तो यहां भी ये साम्य अवस्था स्थापित होगी, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, और एसिटेट आयन और H प्लस आयनों के बीच में क्या होगी, साम्य अवस्था स्थापित होगी। तो इस ये अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक होगा उसको अपन किस नाम से बोलेंगे, क्योंकि ये एक अम्ल है तो साम्य स्थिरांक मतलब उसको K से ही डिनोट करेंगे, लेकिन अम्ल है तो यहां पे क्या लिख देंगे अपन, ब्रैकेट नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में A लिख देंगे, A फॉर एसिड, ठीक है ना। यानी कि अम्ल के साम्य स्थिरांक को अपन क्या बोलेंगे, Ka, ठीक है ना। यहां पे साम्य स्थिरांक वर्ड ना यूज करके कई बार ये क्या हो रहा है भाई, आयनीकरण हो रहा है, या मैं बोलूं वियोजन हो रहा है ना। तो इस K का आपको नाम क्या देखने को मिलेगा, हो सकता है कहीं पे वियोजन स्थिरांक बोला हो, या हो सकता है कहीं पे आयनन स्थिरांक बोला हो, ठीक है ना, आयनन स्थिरांक बोला गया हो। अब अपने को इस चीज की क्लैरिटी यहां पे होनी चाहिए कि भाई ये जो Ka है ना, ये क्या है, अपना एक तरह का इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ही है ना। ये दोनों भी एक्वस अवस्था में होंगे, एक्वस और एक्वस।
एक तरह का क्या है ये, साम्य स्थिरांक ही है, तो इस पे सारे गुणधर्म लागू होंगे साम्य स्थिरांक के। कौन कौन से? केवल और केवल तापमान पर निर्भर करता है। दाब, सांद्रता, दाब का तो कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ जलीय विलयन में बात हो रही है। सांद्रता है ना, उत्प्रेरक या अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, या मोल या अक्रिय गैस का मिलाना, किसी अन्य चीज का मिलाना, जब तक तापमान परिवर्तित नहीं होगा तब तक के का मान, साम्य स्थिरांक का मान परिवर्तित नहीं होगा। और यहां पे साम्य स्थिरांक है कौन? के ए। यानी इस के ए का मान सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करेगा भाई? तापमान पर निर्भर करेगा। क्लियर है बात? तो जब तक तापमान परिवर्तित नहीं कर दिया जाए, किसी भी अम्ल का वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक परिवर्तित नहीं होगा। कुल मिला के ये क्या है? एक तरह से अपना साम्य स्थिरांक ही है, इस पे सारे गुणधर्म साम्य स्थिरांक के लागू होंगे। दूसरा, अगर जैसे कोई क्षार है, बेस है ना, क्षार है, मान लो अमोनिया आपको दिया गया है, तो अपने को सभी को पता है कि अमोनिया को अपन NH4OH लिख सकते हैं। अमोनिया अपन ने घोला, तो अमोनिया किस प्रकार वियोजित होगा भाई? अमोनियम आयन में NH4+ जलीय अवस्था और OH- एक्वस। अब यहां पे ये क्या है? एक बेस है, तो इस अभिक्रिया के बीच में जो साम्य स्थापित होगा, इसके साम्य स्थिरांक को अपन किस नाम से जानेंगे भाई? साम्य स्थिरांक मतलब के, और ये क्या है? बेस। बेस है तो केबी के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो के ए और केबी क्या है बेसिकली? ठीक है ना, के ए है अम्ल का आयनन स्थिरांक, ठीक है ना। केबी क्या है? क्षार का आयनन स्थिरांक या उसका वियोजन स्थिरांक, ठीक है ना। है क्या ये दोनों? एक तरह के साम्य स्थिरांक है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं केबी कैसे लिखोगे, केबी का एक्सप्रेशन, तो साम्य स्थिरांक कैसे, केसी केपी कैसे लिखते थे? बोले सर उत्पादों में हम उत्पाद की सांद्रता अंश में लिख के उनके रसमीकरण मिति गुणांक पावर में लगाते थे, और डिवाइडेड बाई हर में क्या लिखते थे? अभिकारक की सांद्रता पावर में उसके रसमीकरण मिति गुणांक। सेम चीज यहां भी फॉलो करनी है। ये अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक कैसे लिखते हैं भाई? अमोनियम आयन की सांद्रता, OH- आयन की सांद्रता, पावर में 1 आएगा क्योंकि गुणांक कितना है? 1 डिवाइडेड बाई NH4OH की सांद्रता। तो ये इस प्रकार से अपन केबी का एक्सप्रेशन यहां पे लिख सकते हैं। सिमिलरली आप के का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। के में क्या लिखोगे? एसिटेट आयन की सांद्रता इंटू H+ आयन की सांद्रता बटे एसिटिक अम्ल की सांद्रता। क्लियर है बात सभी को? तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। यानी कि दो चीजें हैं। अब देखो, अगर इसका कुछ अमाउंट आपको गिवन है, ठीक है ना, एक दुर्बल का अमाउंट गिवन है, एक प्रबल का अमाउंट गिवन है। अगर प्रबल का कुछ अमाउंट गिवन है तो अपन डायरेक्टली उससे उत्पन्न होने वाले आयनों की सांद्रता या उनके मोल बता सकते हैं, क्योंकि यहां पे कोई अपने को के वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है? इसकी सांद्रता दी गई थी, इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक पता है, अब साम्य सांद्रताएं अपने को बतानी है, तो किसका यूज करेंगे? फिर इसका यूज करेंगे। यानी कि वही कहानी अगेन रिपीट होगी, कौन सी? रासायनिक साम्य वाली। क्लियर है बात सभी को? ठीक है ना।